पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो इसमें प्रावधान किया है उसमें कुछ विभागों के बारे में इन्होंने चर्चा की है विराम। लेकिन जब यह गृह मंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि जो इस देश की जनसंख्या है उसकी 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है और बिना उसका विकास किए इस देश का विकास संभव नहीं है विराम। लेकिन आपने इस बजट में उन्होंने ऐसे वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है कि उनका विकास कैसे किया जाएगा विराम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वित्त वर्ष 2011-2012 में जो निवेश हुआ उसमें 38% की कमी आई और सीधा निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में जो कदम उठाए उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली विराम। विदेशी निवेशकों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह से गिरावट आ रही है, आज वे भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भारत में निवेश करें या ना करें विराम। आज वे भी भारत में निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप एफडीआई की बात कर रहे हैं विराम। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप इसे गंभीरता से लें क्योंकि आपका राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी जो अर्थव्यवस्था का सवाल इस देश के सामने दिख रहा है, हमें लगता है कि सरकार चिंतित नहीं होगी। यह हम नहीं मानते हैं, सरकार चिंतित होगी। वित्त मंत्री जी प्रयास भी करते होंगे लेकिन निवेशक बड़ा घबराए हुए हैं। निवेशक अपनी पूंजी निकालना चाहते हैं। हालांकि वित्त मंत्री जी ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि मौजूदा हालात में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी की बात पर निवेशक कितना भरोसा कर रहे हैं विराम, यह आने वाले समय में देश देखेगा और सब लोग देखेंगे विराम। कुछ योजनाओं और परियोजनाओं की जल्दबाजी में हम घोषणा करते हैं। हमें लगता है कि पुरानी योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए कि देश के उत्थान के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं और अभी जो हम लोगों को भोजन सुरक्षित कराने जा रहे हैं, इन योजनाओं का नफा और नुकसान क्या हो रहा है। मनरेगा में कांग्रेस की सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी और देश में सभी ने इस योजना की बहुत प्रशंसा की। अभी मंत्री जी कहीं चले गए हैं। हम सदन के बाहर टेलीविजन पर उन्हें सुन रहे थे जब वह लोकसभा के अंदर बयान दे रहे थे विराम। मान्यवर, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है जिसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अधिक समय दिया जाए। कहते हैं कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों करोड़ों रुपया दिल खोलकर मंत्री जी राज्यों को पैसा देते हैं और सर्व शिक्षा अभियान में अभी नियोजित शिक्षकों की बहाली यह कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का वेतनमान इन्होंने तय नहीं किया है। इन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्य जितना चाहे शिक्षक रख ले। आज राज्यों की स्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से शिक्षा का स्तर चौपट हो गया है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, भवन बड़े बड़े हैं। बिहार में शिक्षक सड़क पर निकले तो बिहार सरकार की पुलिस ने न सिर्फ पुरुष शिक्षकों की बल्कि महिला शिक्षिकाओं की भी सड़क पर पिटाई की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अमल में लाया। आप यदि कई योजना चलाते हैं, जिस योजना को आप सही ढंग से जमीन पर नहीं उतार पाते हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करके आप पैसे में कटौती क्यों नहीं करते। ग्रामीण विकास योजनाओं में आप इंदिरा आवास का पैसा देते हैं। आपका यही इरादा है कि जो गरीब है, कमजोर है, उनका आम आवास निर्माण करा दें। आवास निर्माण की स्थिति क्या है? आप जिन पैसों को सही ढंग से गांवों तक नहीं उतार सकते, गांवों तक खर्च नहीं कर सकते, उन योजनाओं में आप कटौती क्यों नहीं करते? क्योंकि सिर्फ कहा वाहवाही के लिए तो योजनाएं चलाई नहीं जाती हैं। योजना इसलिए चलाई जाती है कि गांवों के लोगों को हम खुशहाल रखें। अब मनरेगा में क्या होता है? मनरेगा कागज पर चलती है। हम जानते हैं कि बिहार के बहुत से ऐसे मजदूर हैं, दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनके नाम से पासबुक खुली हुई है। पैसा उठाने के दिन वे चले जाते हैं, आधे आधे बांट लेते हैं, वह कागज में खर्च हो गया और सरकार उपलब्धि हासिल करती है। और इतना ही नहीं, सरकार उसी कागज आंकड़ों पर कहती है कि हम देश में लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हम रोजगार सृजित कर रहे हैं। हमें लगता है कि देश के लोगों को
मारने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता है। विराम की शिक्षा का अधिकार हम दे रहे हैं। कब शिक्षा का अधिकार नहीं था? किसने कब कहा था कि कौन नहीं पढ़ेगा? किसकी पढ़ाई पर कब प्रतिबंध था? विराम। सभापति महोदय, आपने मुझे सूचना का अधिकार विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विराम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। विराम। मैं समझता हूं कि इनकी सूचना पर लंबे समय से जो व्यवहारिक रूप से किसी न किसी ढंग से अंकुश लगाए जाते रहे हैं, उनकी आड़ में इस देश में बहुत सी गड़बड़ियां होती रही हैं। विराम। जिनके पिछले दिनों कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। विराम। हम गोपनीयता और पर्दे का हवाला देकर भ्रष्टाचार और अनैतिकता को लंबे समय से पनपने का मौका देते रहे हैं। संस्थाएं खोली गई, उनके द्वारा प्रतिपादित कार्य हो रहे हैं, वहां पर उनकी कार्य करने की पद्धति की गोपनीयता है। गोपनीयता की आड़ में जो गड़बड़ियां की जाती रही हैं, मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आम जनता के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी विधियां हैं, उनको पारदर्शी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। विराम। स्वीडन में लगभग 200 साल से भी पहले इस तरह की विधियां लागू की गई हैं और उनके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में पहले से जो सूचना का अधिकार हमें प्राप्त है, यह उसी तरह की स्थिति है जैसे संविधान में लंबे समय से सामाजिक न्याय और आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जिस तरह पूरे देश में विभिन्न तरह की विसंगतियां रही है, उसी तरह की स्थिति सूचना के अधिकार में हमें देखने को मिलती है। विराम। पहला कारण गरीबी है, दूसरा कारण लोगों में असुरक्षा और तीसरा कारण अशिक्षा का होना है। विराम। गांवों में आम आदमी आज भी यह समझता है कि अगर उसके एक ही बच्चा हुआ और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका सहारा कौन होगा? इस तरह से बीमारी में कौन उसकी देखभाल करेगा और बुढ़ापे में कौन उसका पालन पोषण करेगा? विराम। यह भी देखा गया है कि गांवों में अधिकतर बच्चे बड़े होकर अलग हो जाते हैं। हमारे देश में पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी, जिसका बहुमत रहा है वही वहां का राजा बनता है। आज भी वही जमाना, ज्यादा बदला नहीं है। आज हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ भी जिसका बहुमत होता है वही नेता बनता है। चाहे गांव का सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी बहुमत के आधार पर बनते हैं। विराम। सभापति महोदय, मैं झारखंड राज्य की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। विराम। जिस समस्या के बारे में मैं बताना चाहता हूँ उससे आप वाकिफ हैं, क्योंकि आपके दामाद इस समस्या से खुद प्रभावित रहे हैं। वे घायल हुए हैं, किसी तरह से उनकी जान बची है। विराम। वर्तमान में झारखंड 3 समस्याओं से परेशान है: नक्सलवाद, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक और बलात्कार की घटनाओं का निरंतर बढ़ना। ये तीनों समस्याएं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। छत्तीसगढ़ में जब नक्सलवादी पुलिस वाले को मार देते हैं तो वहां जांच एजेंसी की टीम भेजी जाती है, लेकिन झारखंड में नहीं भेजी जाती है। विराम। सभापति महोदय, नक्सलवाद, बांग्लादेशी घुसपैठ और बलात्कार जैसी घटनाएं जो झारखंड में घटित हुई हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले हैं। मैं 5 अगस्त से इस पर बोलने का प्रयास कर रहा था। आज आपकी कृपा से बोलने का मौका मिल गया। विराम। इसलिए इस संबंध में मैं केंद्र से मांग कर रहा हूं, क्योंकि आप जो रॉयल्टी के नाम पर पैसा देते हैं वह केवल सीआरपीएफ और बीएसएफ की बटालियन के रखरखाव पर खर्च होता है। हम जो नक्सलवाद से लड़ रहे हैं उसके लिए भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। यही कारण है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य इससे जल गए हैं, नीचे चले गए हैं, उनका काफी पैसा लग गया है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय एक अध्यादेश जारी करे और वहां के जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं उनके कल्याण के लिए काम करें। विराम। सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र का एक गंभीर विषय आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। विराम। मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र कृषि पर आधारित है। आज भी वहां पर कोई ऐसे बड़े उद्योग नहीं है जिनसे लोगों का जीवन यापन हो सके। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की 2 बड़ी परियोजनाओं की मांग आपके माध्यम से सरकार से करती हूँ। मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र विशेष पिछड़े क्षेत्र में आता है और इस पूरे क्षेत्र में जो छोटे किसान हैं, आदिवासी, दलित किसान हैं, पिछड़े हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। विराम। इसलिए मैं 2 परियोजनाएं, एक इंदिरा
सागर नहर परियोजना की मांग करती हूं ताकि वहां के 40 गांवों को जो किसान है उनकी जमीन सिंचित हो सके, उनका जीवन यापन हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। दूसरी परियोजना दक्षिणेश्वर नहर परियोजना है। विराम।